नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और एक बात कहूँगा कि मिलने का मज़ा अक्सर इंतज़ार के बाद आता है। तो आप लोगों ने थोड़ा इंतज़ार किया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रहे थे और टीम इस पे काम कर रही थी। तो पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है और पहला, हाँ मैंने कह दिया है, मिलने का मज़ा इंतज़ार के बाद आता है ना। तो अब आपको दिल पे नहीं लेना है। सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर क्या कहलाती थी? तो पहले कोई आदमी सेवा करता था और सेवा के बदले उसको क्या दी जाती थी? नौकरी या जेवा, मतलब जो सेवा दी जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। नौकरी या सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर को क्या कहते थे? प्लेटो, पसायत, पल्लेव या प्रशावण? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या है। जब आप राजस्थान के अंदर राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं तो राजस्व से संबंधित ऐसे कई बार अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए भाई, जो जागीरदारों को सेवा के बदले क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्या कहते थे? प्लेटो, पसायत, प्लेवो या फिर उसको क्या कहा जाता था? बताइए, राजस्व से संबंधित सवाल पूछा गया सवाल है, क्या कहा जाता था उसे? वेरी गुड। नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, गजब का सवाल है। बताइए भाई, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको क्या कहते थे भाई? उसको कहा जाता था पसायत। क्या कहा जाता था? पसायत वो भूमि होती थी जो किसी व्यक्ति को सेवा या नौकरी के बदले पहले दी जाने वाली एक भूमि का प्रकार हुआ करता था। अब देखिए, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए, एक जमीन होती थी जिसको कहा जाता डोहली या फिर डोली। डोहली या फिर डोली, अपने गांव में डोली या डोली होती है। तो ये भूमि कौन सी होती है भाई? ये भूमि होती है, इसके बारे में याद रखना, ये भूमि मंदिर या मठ के नाम होती है। मंदिर या मठ के क्या होती है? नाम होती है, ये याद रखना। कहते हैं कि डोली की जो जमीन होती है, गांव के अंदर जो ठाकुर जी का मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर जो पूजा करने वाले पहले पुजारी हुआ करते थे, उनके भरण पोषण के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए जो जमीन दी जाती थी, डोली कहलाती थी। इसकी क्या विशेषता होती थी? तो इसको कोई बेच नहीं सकता था, और ये मंदिर के नाम होती थी, पुजारी के नाम नहीं होती थी। ये याद रखना है, किसके नाम हुआ करती थी? मंदिर के नाम हुआ करती थी, पुजारी के नाम नहीं होती थी। एक जमीन हुआ करती थी जिसका नाम था भाई पसातिया। इस पसातिया भूमि की क्या विशेषता हुआ करती थी? तो पसातिया भूमि उस भूमि को कहा जाता था जहां पर राजा किसी व्यक्ति को यह जमीन देता था। तो यह जमीन कौन किसके द्वारा दी जाती थी? राजा द्वारा ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी जो अच्छी सेवा करता हो, या फिर अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया हो। ऐसी जमीन को क्या कहा जाता था? पसातिया। इस पसातिया जमीन की क्या विशेषता थी कि इस जमीन से होने वाली कृषि का कर नहीं लिया जाता था। क्या नहीं लिया जाता था? कर नहीं लिया जाता था। कहा कि कुछ भी हो जाए, इस जमीन का हम कर नहीं लेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे राज्य की रक्षा की थी, उसने अपनी मातृभूमि का कर चुकाया, इसलिए हम इनसे क्या नहीं ले सकते हैं? कर नहीं ले सकते हैं। एक जमीन होती थी जिसको कहा जाता था भूम। भूम जमीन। तो भूम जमीन किसे कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति जो राज्य की सीमा के या राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनको भूमिया कहा जाता था। और ये क्या की जाती थी? उन व्यक्तियों के परिवारों को दी जाती थी जो राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको क्या कहा जाता था? भूमिया जी कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? भूमि कहा जाता था। अब अपने यहाँ पर क्या है?
भूमि मतलब क्या होता है, भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बाद में कहते हैं कि इन लोगों को आदर्श माना जाता था, इनके जगह जगह पर थान बनाए जाते थे ताकि हर एक व्यक्ति उनसे सीखे कि देखिए हमारे इस गांव में, हमारे इस राज्य के अंदर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए क्या हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपने टाबरों को नहीं देखा, उन्होंने अपने राज्यों को चुना, इसलिए ये क्या कहलाए, भूमिया कहलाए। क्या कहलाए, भूमिया कहलाए। और आजकल तो क्या है, आदमी थैली पी रहा है और थैली पीते पीते भी मर गया तो उसका थान बनाकर क्या कह देते थे, ये तो हमारे भूमिया जी है। भूमिया जी का मतलब वो होता है जो एक आदर्श होता है। क्या होता है, आदर्श होता है। उस आदर्श को भूमिया जी कहा जाता था और प्रत्येक व्यक्ति का वहां पर जाने के बाद सिर झुक जाता था कि नहीं, ये आदमी, इसके ऊपर हम किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो वो भूमि जिन भूमि कहलाती थी जिस जो व्यक्ति अपने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ करता था। ये याद रखना है। फिर अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला। मंगनी के समय दूल्हे को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है। तो जब सगाई होती है, जिसको मंगनी आधे जनों को तो पता नहीं है, बांडा लोगों, मंगनी कहते हैं किसको, सगाई को। और सगाई के समय जो कन्या पक्ष की तरफ से दूल्हे को क्या दी जाती है, भेंट दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, टिक्की, टिक्को, टीटी बड़को या उपरोक्त सभी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आंसर देना है आपको। कल्पना गौतम, शीला भिलुड़ा, रेखा बाईशा, बताइए भाई। राज खटीक, कल्पना गौतम, चुन्नीलाल गेमर, निर्मला कटारा, खुशहाल चौधरी जोधपुर, बताइए भाई। कल्पना गौतम, विनोद, बहुत बढ़िया भाई। तो उस भूमि को क्या कहा जाता, उस चीज को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। शीला भिलुड़ा बहुत बढ़िया, कल्पना गौतम बहुत बढ़िया, निर्मला कटारा, रेखा बाईशा, विनोद खिलानिया, कल्पना गौतम, चुन्नीलाल गेमर, ये पक्का बंड आदमी है चुन्नीलाल गेमर। कल्पना गौतम, बताइए भाई। विजय चौधरी, खेमराज मेड़ा, वेरी गुड। प्रकाश बरवड़, हाँ। तो देखिए भाई क्या कहलाते थे, जब सगाई होती है तो सगाई होने के बाद कहते हैं कि जो वधु पक्ष वाले होते हैं वो जो वर होता है उस वर को क्या देते हैं, जो भेंट देते हैं, उन भेंट को कहा जाता है टिक्को। क्या कहा जाता है, टीका देते हैं कि नहीं देते हैं। और अगर सवाल ये पूछे कि टीका प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन किसमें है भाई, राजपूतों में। राजपूत समुदाय के अंदर आज भी क्या है भाई, टीके का बहुत अधिक क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने गलत ऑप्शन चेपा है। और कईयों के दिमाग में है कि भाई देखो टीको मतलब यही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है, और अगला सवाल है ये वाला। अगला सवाल गाडुलो से तात्पर्य है। ये गाडुलो क्या है, बंजारों की कुलदेवी। रबी की फसल में पहली बार दिया गया पानी, पीसने के लिए हाथ की चक्की में एक बार में डाला गया अनाज, या तीन पहियों का बच्चों का जो खिलौना होता है जिससे वो चलना सीखता है। तो बताओ भाई गाडुलो क्या है। हमारे लिए, आपके लिए एक अच्छा सवाल है, गाडुलो क्या है ये आपको याद रखना है। बताइए। रेखा बाईशा, खुशहाल चौधरी, प्रकाश बरवड़, कल्पना गौतम, हरिओम, बताइए भाई। हाँ हमारे भी देते हैं। इतने काबिल हो जाओ कि सामने लेना पड़ेगी। टीका लेना है कि देना है। अजय मेवाड़ा, भागीरथ मारवा, बताइए भाई। राइट आंसर बताना है आपको। प्रकाश बरवड़, रेखा बाईशा, रघुवीर इनकिया, प्रकाश बरवड़, विनोद किलानिया। आंसर बताइए भाई। राइट आंसर क्या है, हेमराज मेड़ा। तो गाडुला शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, वेरी गुड। तो गाडुलो किसे कहा जाता है भाई, हमारे गांव में, हमारे घरों में, हमारे जहां पर भी हम रहते हैं, बच्चा होता है छोटा। और जब बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को क्या है, पैरों से चलाने के लिए हम लोग एक 3 पहियों की गाड़ी तैयार करते हैं। और वो बच्चा होता है, इस 3 पहियों की गाड़ी को क्या करता है, चलाते हुए वो क्या करता है, पैरों से चलाते हुए वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। ये याद रखो, वो यहाँ से पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। इसको कहा जाता है कि 3 पहियों की ये गाड़ी होती है। जो बच्चा होता है, बच्चों का एक खिलौना होता है जिससे बच्चा क्या करता है, ऐसे पकड़ता है और चलना सीखता है। ये याद रखना, गाडुलो। अगला सवाल है ये वाला। अगला सवाल है, तलवार की म्यान को साफ करने के औजार को क्या कहते हैं।
जो तलवार होती है ना तलवार, उस तलवार की जो म्यान होती है उस म्यान को साफ करने के लिए किस साफ करने के लोहे के औजार को क्या कहते हैं जिससे साफ किया जाता है? बताइए, तलवार को साफ करने के लिए। अवोचन, ओदन, सोल या अस्कन्नो? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बताइए, द्रौपदी चंदेल, श्रवण जोगल, कल्पना गौतम, भागीरथ मारवा, शीला भिलुड़ा, एम के जाटनी, गोवर्धन लाल, प्रकाश बरवड़, विजय चौधरी? आंसर बताइए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आंसर दे सकते हैं आप। तलवार की जो म्यान होती है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, देखो पवन मेढ़ा है, श्रवण जोगल सुवालिया है, द्रौपदी चंदेल, वेरी गुड, एम के जाटनी, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा सवाल। अजय मेवाड़ा, बहुत बढ़िया। हाँ, जिनको बहुत बढ़िया किया है ना उनका सवाल ये गलत है। राइट आंसर है ए। क्या है भाई? ए। अवोचन एक कपड़ा होता है, क्या होता है? एक औजार होता है जिसे तलवार को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, ये याद रखना। अगर आपसे सवाल पूछे कि तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवार है भाई सिरोही की प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सिरोही की सबसे प्रसिद्ध तलवार कौन सी है, तो सिरोही की सबसे प्रसिद्ध तलवार है जिसका नाम है मानशाही। कौन सी तलवार है भाई? मानशाही तलवार है जो सिरोही की प्रसिद्ध तलवार है, और सिरोही जिला तलवार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला जो आपसे पूछ रहा है, आखा से क्या आशय है? तो आखा क्या होता है ये आपको बताना है। हमारी राजस्थानी शब्दावली आती है, उसमें आपसे ये सवाल पूछा गया सवाल है कि आखा का क्या मतलब है? मकान की छत, मांगलिक अवसरों पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी, पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण। तो बताइए भाई आखा क्या है? एम के जाटनी, भागीरथ मारवा, निर्मला कटारा, खुशहाल चौधरी, मंजू बिश्नोई, विजय चौधरी, कल्पना गौतम, हरिओम? बताइए भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, सोच के जवाब दीजिए। हाँ, तो देखिए भाई, आका, आप लोग कोई भोपा जी के पास में गया है? उनको पता है आका क्या होता है? बाप जी के पास जाता है कि बाप जी मार तो दो, कैद दूर करो, बाप जी की आका लाई, हाँ, फिर वो आका देखते हैं। तो आका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। आखा का मतलब ये होता है भाई, हमारे घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है उस दौरान हमारे घर में क्या होते हैं भाई? चावल या गेहूं के दाने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आका कहा जाता है। ये आपको याद रखना। जब शादी होती है तब आपको पता है घर में वैवाहिक कार्यक्रम या कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो सबसे पहले आका लाते हैं, महाराज को भी आका देते हैं। ये सारी बातें आपको क्या रखना है? याद रखना। आखा से तात्पर्य क्या है? मांगलिक अवसरों पर काम में लिए जाने वाले अनाज को आखा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए, इनमें से कौन सा असंगत है? चित्रशाला जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, मैगजीन अजमेर, जैन भंडार जैसलमेर? अच्छा सवाल है और इजी वे में पूछा गया सवाल है, और इसका आपको क्या देना है? आंसर देना है भाई। इसमें से गलत आंसर कौन सा है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए। गजब का सवाल पूछा है आपसे, बताइए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन सवाल है, बताइए। वेरी गुड। असंगत बताना है, इसमें असंगत कौन सा है? बताइए भाई, असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। चित्रशाला, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। कहां पर है ये? वेरी गुड। ओम प्रकाश ने तो बहुत बढ़िया आंसर बताया है। पढ़ने वाला बच्चा क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। इसके जैसे आंसर मत देना भाई। अजय मेवाड़ा, रेखा बाईसा, रेखा बाईसा ने भी गलत कर दिया है भाई। भागीरथ मारवा ने भी गलत कर दिया है। मंजू बिश्नोई ने गलत किया है, और खुशहाल चौधरी ने भी गलत किया है। भाई साहब देखो, चित्रशाला है ना जयपुर में नहीं है, चित्रशाला है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर है, याद रखना। ये बूंदी के दुर्ग में है। बूंदी के अंदर जो तारागढ़ है ना, उस तारागढ़ के अंदर है, याद रखना। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला। और इस चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ले, तो याद रखना बूंदी के शासक थे जिनका नाम था महाराव उमेद सिंह। और महाराव उमेद सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इस चित्रशाला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाई भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है?
स्वर्ग कहा जाता है। इतना आपको क्या रखना है, इनके बारे में याद रखना है। और इसके अंदर किसके चित्र चित्रित किए गए हैं भाई? तो इसके अंदर सुअर का शिकार, सुअर का शिकार करते हुए, सुअर का शिकार है उसके क्या किए गए हैं भाई? चित्रों को चित्रित किए गए हैं, ये याद रखना है आपको। बस इतना सा आपसे पूछा गया सवाल था। आप खुद क्या हो चुके हो? डापा चुक हो गए हो, कंफ्यूज या गए हो आप लोग। तो अगले सवाल को देखें, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो ये वाला है। देखो भाई, ये सवाल आपसे पूछा है कि मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तो अपने एक तो है मांगी बाई, और मांगी बाई के बाद साथ में एक व्यक्ति और है लक्ष्मण दास। इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। किस नृत्य के कलाकार हैं? भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य, या फिर कालबेलिया नृत्य? बता दीजिए भाई। भैंस पानी में गई है तो फटाफट से ये आंसर देके बाहर लेके आओ भैंस को। विजय चौधरी, कल्पना गौतम, भागीरथ मारवा, बताइए। मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए। वेरी गुड। राज खटीक, प्रकाश बरवर, वेरी गुड। देखो भाई, अरुण जोशी, सोनू वर्मा, एम के जाटनी, वेरी गुड। शीला भिलुड़ा, डूंगरपुर, भिलुड़ा गांव की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए भाई, जब भी आपसे मांगी बाई के बारे में पूछा जाएगा, लक्ष्मण दास के बारे में पूछा जाएगा, तो ये अपने पाली के अंदर एक गांव है पादरला गांव, और पादरला गांव पाली के रहने वाले हैं। पादरला गांव कहाँ है? पादरला गांव पाली है, और ये पाली के रहने वाले हैं। और ये कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली नृत्य करते हैं। तेरह ताली नृत्य की क्या विशेषता है? तो एकमात्र नृत्य है जो जमीन पर बैठकर किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, खड़े खड़े नहीं किया जाता भाई, बैठकर किया जाता है, याद रखना है। और इसके अलावा याद रखना है आपको कि इसके अंदर कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? 9 मंजीरों का प्रयोग होता है, याद रखना। और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, यह तेरह ताली नृत्य किस मेले की शोभा बढ़ाता है? तो पहली बात तो रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी, और ये कामड़ पंथ के लोग होते हैं, वो रामदेव जी की याद में, रामदेव जी की याद में क्या करते हैं भाई? यह नृत्य करते हैं। सवाल पूछा जाएगा इस नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है? तो पादरला गांव पाली का, लेकिन सबसे ज्यादा इसका आयोजन कहाँ होता है? रुणीचा गांव जैसलमेर के अंदर होता है। रुणीचा गांव जैसलमेर, बाबा रामधनी का रामदेवरा में। अब देखिए अगला सवाल, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। बताइए भाई, इस नृत्य को प्रकाश में कौन लेकर आए थे? तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अपने राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सॉरी, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको लाने प्रकाश में कौन लाए थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अपने राजस्थान के अंदर एक सम्मेलन होता है, गाडोलिया लोहार सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते हैं, तब ये नृत्य को देखते हैं और बहुत अधिक क्या होते हैं भाई? प्रभावित होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। कहते हैं कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? देखिए 13 ताली 9 मंजीरों का प्रयोग, सॉरी 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। 9 तो होते हैं पैर पर, और प्लस दो कहाँ पर होते हैं भाई? 2 दाएं हाथ पर और 2 बाएं हाथ पर होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल भी आपके सामने ये है भाई, बताइए इनमें से कौन सा नृत्य है जिनका संबंध कालबेलिया नृत्य से नहीं है? तो इसमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है भाई। बताइए, कालबेलिया नृत्य नहीं है इनमें से। इडोणी, संकरिया, बागड़िया, पनियारी, बताइए भाई। तो इनमें से कौन सा नृत्य कालबेलिया नृत्य नहीं है? बताइए। शंकरिया, बागड़िया, पनियारी, इडोणी, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन तरीके से पूछा गया सवाल है, वाह भाई। संजू चौधरी, बहुत बढ़िया सवाल दिया है भाई। ये राज खटीक, शिप्पी, संजू चौधरी, राज खटीक, सविता यादव, वेरी गुड। तो देखो भाई,
जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि पनियारी नृत्य है, इडौनी नृत्य है, शंकरिया नृत्य है, बागड़िया नृत्य है। ये चारों नृत्य है ना, इन चारों नृत्यों के बारे में टोरे मारना बंद कर दो। ये चारों के चारों नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं चारों नृत्य। और मैंने ये सवाल इसलिए दिया क्योंकि आप मेरे कई स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास देखते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बाईपास, जिसमें मैंने बागड़िया बताया, मैंने इडौनी बताया, मैंने पनिहारी बताया और मैंने लास्ट में शंकरिया बताया था कि नहीं बताया था। फिर मैंने आपको कहा था गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। तो ये गुलाबो इस नृत्य की प्रसिद्ध क्या है भाई? नृत्यांगना है। ये भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कालबेलिया पुरुष क्या बजाते हैं? पुंगी बजाते हैं। क्या बताते हैं भाई? पुंगी बजाते हैं। ये भी मैंने आपको कहा था। और ये सांप पकड़ने में दक्ष होते हैं, ये भी मैंने आपको कहा था। ठीक है भाई, तो ऐसे सवालों को थोड़ा समझो, डायरेक्ट तुक्का मत मारो। इडौनी, शंकरिया, बागड़िया, पनियारी चारों इन्हीं के ही हैं। फिर अगला सवाल है रम्मत क्या होता है? बताइए रम्मत क्या होता है? लोक नाट्य शैली, रम्मत से मिलती जुलती एवं अन्य लोक नाट्य शैली है। गौरी लोक नाट्य में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। गरासियों द्वारा घरों पर चुनने से किए जाने वाला एक चित्रण है, या उक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल पूछा है, रम्मत क्या है बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन सवाल, बताइए। अर्जुन जोशी, खुशाल चौधरी, पूर्व भारत का वीर, भागीरथ मारवा, संजू चौधरी, हरिओम। अर्जुन जोशी बताइए भाई, संजू चौधरी, एम के जाटनी, मंजू चौधरी, राज खटीक, संजू चौधरी, नितिका शर्मा, कल्पना गौतम। अब देखो भाई, सवाल आपसे पूछा है कि ये रम्मत के बारे में मैंने कहा यह एक लोक नाट्य शैली है, लोक नाट्य शैली से मिलती जुलती है। और मैंने आपको कहा था रम्मत के शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर एक चौक है जिसको कहा जाता है आचार्यों का चौक, और आचार्यों का चौक है वो रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। और पूछे कि रम्मत का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो रम्मत का जब भी आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई रम्मत का उद्गम कहाँ से होता है, तो रम्मत का उद्गम होता है भाई बीकानेर से, सॉरी जैसलमेर से। कहाँ होता है रम्मत का उद्गम? रम्मत का उद्गम माना गया है जैसलमेर जिले से। ये भी आपको याद रखना था। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो और अगला सवाल ये, निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जिनका विवाह हो रखा है वो तो सही आंसर दे देना। भांडे लोगों का मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये इनके अंदर अभी लड्डू फूट रहा है, लेकिन वो लड्डू इनको कहीं मिल नहीं रहा है। तो बता दीजिए भाई इनमें से कौन सा गीत है वो विवाह से संबंधित नहीं है? पावना, दुपट्टा और सीटने, पनिहारी। अच्छा सवाल है, बता दीजिए भाई। केपी, सिप्पी, बताइए भाई। तुम्हारे कमेंट्स हो रहे हैं बैक टू बैक। तुमने अपना नाम ही इस प्रकार से लिखा है कि देखे तो देखे क्या यार, पढ़े तो पढ़े क्या, बोले तो बोले क्या यार, समझे तो समझे क्या। बाकी सबके नाम एकदम सही है। शीला भिलुड़ा, सरजीत सिंह, मंजू चौधरी। बताइए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल है। प्रकाश बरवड़, कल्पना गौतम, अजय मेवाड़ा। बताइए भाई, तो निम्न में से कौन सा लोकगीत है जो विवाह से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। हाँ, मेरे हिसाब से आप लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। पावना गीत है, ये वैवाहिक गीत है। पहली बार क्या होगा? पहली बार जब जवाई कहाँ जाएगा? पहली बार जवाई शादी के बाद में ससुराल जाएगा, और ससुराल के अंदर क्या होगा भाई, कहते हैं कि जो भोजन करेगा जवाई, और भोजन करते समय ससुराल वाली जो घर की महिलाएं हैं वो आपके स्वागत में गीत गाएगी, उसको कहा जाता है पावना गीत। ठीक है। और एक गीत होता है दुपट्टा, दुपट्टा तेरा नौरंगदा। तो देखिए दुपट्टा होता है, ये कौन गाती है? दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो दूल्हे की जो सालियां होती है वो गीत गाती है दुपट्टा। कौन गाती है?
दुपट्टा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा शीटने क्या है, तो शीटने को कहते हैं गाली गीत। कहते हैं कि जब दोनों तरफ के रिश्तेदार समधी एक दूसरे से मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, तो एक दूसरे को क्या करती हैं, मतलब एक अच्छा माहौल बनाते हुए गालियां गाती हैं, एक दूसरे को गालियां निकालते हुए गीत गाती है, इसे शीटने कहा जाता है। तो फिर ये पनियारी क्या है भाई, तो पनियारी अपने देखिए भाई, कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को गाती है और ये नृत्य करती है पनियारी। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है भाई, याद रखना है। पानी भरने के समय, जाते समय यह गीत गाती है। बढ़िया भाई, जोरदार, तुम्हें तो सब मालूम है भाई। ठीक है, हाँ। ये कौन है, दांत निकाल रहा है, सालियां। अरे पढ़ ले, तुम्हारे भी सालियां मिल जाएगी, नहीं तो दूसरों की देख देख के राजी होते रहना। मेरी भी सालियां होती तो कितना अच्छा होता। अगला सवाल देखो, गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो एक बोली है जिसका नाम है गोड़वाड़ी, और गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जब आप राजस्थान की प्रमुख भाषाएं एवं बोलियां पढ़ते हैं उस समय आपके पास आता है भाई ये बोलियों वाला, और बोलियों में भी कौन सी बोली पूछी है भाई, गोड़वाड़ी बोली पूछी है। अब गोड़वाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है ये आपको बताना है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर कहाँ बोली जाती है भाई, तो याद रखना भाई, ये जो गोड़वाड़ी बोली सिरोही और जालोर, सिरोही, जालोर और जो ये पाली है, इन तीनों के बीच का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है गोड़वाड़ी बोली। तो यहाँ पे राइट होगा सिरोही, और पूछा जाएगा ये गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है, तो याद रखना भाई यह मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है भाई, मारवाड़ी बोली की उपबोली है, ये भी आपको याद रखना है। अब अलवर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, तो अलवर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है, क्योंकि हरियाणा का टच दिखाई देता है। बूंदी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बूंदी में हाड़ौती बोली बोली जाती है। चूरू में कौन सी बोली बोली जाती है, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू में शेखावाटी बोली बोली जाती है। बस इतना याद रखना है। क्यों डापाचूक होते हुए एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ो। फिर अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल आपके सामने ये वाला है। बताइए भाई, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग हुआ, तो घी का प्रयोग राजस्थान के किस मंदिर की नींव में हुआ था, ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर जब प्रमुख मंदिर पड़ते हैं, और प्रमुख मंदिरों के अंदर ये आपका आता है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, सोच के आपको क्या देना है, जवाब देना है। बताइए भाई, बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल बताइए। वेरी गुड। अरे ये तो बता दीजिए मेरे भाई, सवाल बहुत इजी है। इस मंदिर की नींव में किसका प्रयोग हुआ है भाई, घी का प्रयोग हुआ है। अब घी का प्रयोग आपको बताना है कहाँ पर हुआ है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, और गजब का सवाल है। बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है भांडा शाह का जैन मंदिर, बीकानेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है भाई, इसके निर्माण में घी का प्रयोग हुआ है। इसकी नींव किससे भरी गई है, घी से भरी गई है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। बीकानेर एग्जैक्ट सही है आपका। सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जामेश्वर उदयपुर के अंदर है, नाथद्वारा राजसमंद में है। अगला सवाल देखो, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है भाई बड़ी तीज, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है बैक टू बैक आपके सामने। श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अच्छा सवाल है, सोच के बताना है। कल्पना गौतम, हरिओम, अजय मेवाड़ा, शिप्पी के अजय मेवाड़ा, बताइए भाई। विजय चौधरी। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, सोच के जवाब देना है आपको।
उत्पला कटारा कह रही है श्रावण शुक्ल तृतीया। अरे भाई हमारे राजस्थान के अंदर भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन क्या मनाया जाता है भाई, देखो मनाया जाता है बड़ी तीज कहते हैं इसको। इसी बड़ी तीज को कहते हैं क्या सी तीज, हरियल इसको कहते हैं भाई बूढ़ी तीज। कौन सी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है कजली तीज। कौन सी तीज, कजली तीज। इसको कहा जाता है सातुड़ी तीज। कौन सी तीज, सातुड़ी तीज कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की करवा चौथ, राजस्थान की करवा चौथ किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। जिस प्रकार से करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, उसी प्रकार से अपने राजस्थान की जो बिंदड़ियां होती हैं वो अपने धनी के लिए क्या करती हैं, लंबी आयु के लिए व्रत करती है। इस दिन किसकी पूजा होती है, तो इस दिन कहते हैं कि नीम वृक्ष की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, नीम वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन किसकी पूजा होती है, शिव और पार्वती की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं किसको देखती हैं, तो इस दिन महिलाएं देखती हैं चांद को। चांद को क्या चढ़ाती हैं भाई, अघरिया चढ़ाती है यानी जल चढ़ाती हैं, और उसके बाद क्या खोलती हैं, व्रत खोलती हैं। और याद रखना सवाल पूछा जाएगा कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कजली तीज महोत्सव बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, बूंदी का प्रसिद्ध है। कहते हैं इस तीज से एक दिन पहले क्या आता है भाई, लड़कियों के लिए सिंजारा आता है। क्या आता है, सिंजारा। सिंजारा क्या होती है, तो कहते हैं कि पहली बार अगर लड़की ससुराल गई है तो उसके पीहर पक्ष की तरफ से सुहाग का क्या भेजा जाएगा, उसके लिए सामान भेजा जाएगा, उसको कहा जाता है सिंजारा। और हालांकि लड़की की सगाई हुई है तो क्या भेजा जाएगा, लड़के वालों की तरफ से भेजा जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है, बिल्कुल। तलाई भी बनाते हैं, इस प्रकार की तलाई बनाते हैं, और उस तलाई के अंदर इन चंद्रमा को देखते हैं, और फिर कहते हैं थारा हाउ हो रहा दिट्टा, वो कहते हैं दिट्टा। फिर कहते हैं ये इस प्रकार से महिलाएं यूं बैठती है, और उसके बाद अपना क्या करती है, वो तीज माता की कहानियां सुनती है, और फिर अपने अपने घरों में चली जाती है, और अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। किसके लिए होता है व्रत, तो तुम लोगों के लिए तो होता नहीं है, बंडा मिनको के लिए नहीं होता है, शादीशुदा लोगों के लिए होता है। याद रखना है भाई। आटे, हाँ आटे चावल और बेसन का सत्तू बनाते हैं, मैंने कहा ना सातुड़ी तीज, बिल्कुल सातुड़ी तीज कहते हैं इसको, ठीक है। और ये देखो ये वाली तीज, यहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या कहा जाता है, छोटी तीज कहते हैं इसको, छोटी तीज कहते हैं इसको, हरतालिका तीज कहते हैं, हरतालिका तीज कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, तो नवी नवी शादी हुई है, और नवी नवी शादी हुई है तो कहते हैं कि जो ये बींदनी है वो ये तीज का त्योहार मनाएगी। पहला तीज का त्योहार अपने पीहर में मनाती है। कहते हैं कि अगर पहला जो होता है ना इनका, जो ये छोटी तीज का व्रत अगर ये ससुराल में करें तो कहते हैं कि सास और बहू के बीच में हमेशा क्या होती है भाई, झड़प होती रहती है। इसलिए कहाँ पर मनाया जाता है, ये वहां मनाया जाता है। याद रखना, कहते हैं कि ये छोटी तीज राजस्थान में पति व पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति व पत्नी के प्रेम का त्योहार है, वो भी याद रखना है भाई आपको कौन सा त्योहार है, तो यही त्योहार है। फिर आपको ये भी याद रखना है इस दिन कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है, लहरिया। ये याद रखना, लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है, महिलाएं जाती हैं बागों में। कहाँ क्या करती है भाई, महिलाएं जाती है बागों में, और बागों में क्या करती है भाई, बागों में जाने के बाद बागों में झूला झूलती है। क्या झूलती है भाई, झूला झूलती हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा लहरिया उत्सव किस तिथि के दिन मनाया जाता है, तो इस दिन कहते हैं कि लहरिया महोत्सव मनाया जाता है।
और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ये याद रखना। तीज और गणगौर की सवारी कहाँ की है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है ये वाला। कमाईचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कमाईचा एक वाद्य यंत्र है, इनमें से कौन सा एक शब्द है वो कमाईचा के बारे में गलत बता रहा है? यह एक तत्ववाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, वाद्य यंत्रों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है और आपसे ये पूछा है, बताओ भाई ये कमाईचा है ना, कमाईचा, इस कमाईचा की क्या विशेषताएं हैं और इनमें से कौन सा एक शब्द है वो गलत है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए भाई, ये बढ़िया बढ़िया आंसर बता रहे हैं। राज खटीक, कल्पना गौतम, शिप्पी, हरिओम, अजय अग्रवाल, द्रौपदी चंदेल, अजय अग्रवाल, वेरी गुड, विजय चौधरी। हाँ, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है, हो जाएगा, निश्चित रहिए, आप नौकरी लगा के देखिए, हो जाएगा आपकी भी, है ना, टेंशन नहीं लेना था। हाँ, धीमे धीमे होगा। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से प्रचलित नहीं है, यह पश्चिमी राजस्थान में क्या है भाई? प्रचलित है, ये याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में क्या है? प्रचलित है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, कमाईचा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कमाईचा का जादूगर जब भी आपसे पूछा गया सवाल है, पूछे तो आपको याद रखना साकर खां। साकर खां क्या है भाई? साकर खान कमाईचा के जादूगर कहलाते हैं। याद रखना, कमाईचा के अंदर ऐसा कहा जाता है, टोटल 27 तार होते हैं, लेकिन जो 3 तार होते हैं 27 में से 3 तार वो बकरे की आंत से बने होते हैं। बकरे की जो आंत होती है उस आंत के बने होते हैं, ये भी याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, यह मूल रूप से कहते हैं ईरानी वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? मूल रूप से ईरानी वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसमें जो गज होता है और वो गज के जो तार होते हैं, जो गज जिसे बजाया जाता है, गज के तार बने होते हैं भाई। घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उस घोड़ा की जो पूंछ होती है उसकी पूंछ से बने होते हैं, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार साकर खान अपने जैसलमेर के अंदर एक गांव पड़ता है हमीरा, और हमीरा के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, और ये सवाल आपसे विनती कर रहा है, बताओ भाई टोटम किस जाति के कुल देवता हैं? टोटम किस जाति के कुल देवता हैं, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए भाई। टोटम किस जाति के कुल देवता हैं? टोटम आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटम एक देवता है और वो किस जनजाति के देवता हैं वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बहुत गजब से सवाल पूछा गया है आपसे। बताइए भाई, इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा गया सवाल है तो आपको क्या बताना होगा? एकदम से सही जवाब देना होगा। बताइए टोटम क्या है? टोटम, बहुत बढ़िया भाई, भीलों के कुल देवता है टोटम, ये याद रखना। अगर आपसे पूछते भीलों की वैवाहिक देवी कौन सी है, तो वैवाहिक देवी के बारे में अगर पूछते तो आप कहते सर ये है भराड़ी माता। कौन सी माता? भराड़ी माता भील जनजाति में वैवाहिक देवी है और भीलों के कुल देवता है टोटम। और भील जनजाति के लोग होते हैं वो केसरिया नाथ जी, इसकी केसरिया नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते। केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर क्या नहीं पढ़ते, प्याला या फिर केसर पीकर क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, पीकर क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। ये भी आपको रखना है ये याद। किस जनजाति के बारे में? भील जनजाति के बारे में। अगले सवाल को देखते हैं और अगले सवाल में ये रहा आपका ऑप्शन और ये रहा आपका सवाल
और आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर बताइए भाई। निम्नलिखित राम स्नेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? राजस्थान में आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं भाई? राम स्नेही संप्रदाय की टोटल पीठें हैं 4, और इन 4 में से कौन सी मिस मैच है वो आपको बतानी है, अर्थात असुमेलित है। बताइए भाई। निर्मला कटारा, सूरज सिंह राणा, खेमराज मेड़ा, कल्पना गौतम, भागीरथ मारवा, महेंद्र, कल्पना गौतम, अजय मेवाड़ा, सिप्पी, अरविंद जैसलमेर। बता दीजिए भाई। राम स्नेही संप्रदाय से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। जब राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय पढ़ते हैं उस समय एक संप्रदाय आता है आपका राम स्नेही संप्रदाय, और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको इसका क्या देना है भाई? जवाब देना है। बताइए भाई। वेरी गुड। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर सिंहथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। कौन थे भाई? हरिराम दास जी थे। ये आपको याद रखना है, हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, याद रखना। ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रैण नागौर के अंदर है, सिंहतल बीकानेर के अंदर है और खेड़ापा जोधपुर के अंदर है, याद रखना। राम स्नेही संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मुंह पर दाढ़ी नहीं रखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। राज खटीक, सुरेश गहलोत, विजय चौधरी, सिप्पी। अगला सवाल देखो भाई। किस नृत्य का आगाज एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है? बता दीजिए भाई। द्रौपदी चंदेल। बताइए भाई। अरविंद जैसलमेर। बीएसटीसी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। विशी, हरिओम, कल्पना गौतम, शिप्पी, सुरेश गहलोत। आंसर बताइए भाई फटाक से कि किस नृत्य का आगाज पुरुष एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में छाता लेकर करता है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हरिओम ने बढ़िया आंसर दिया है। सर वाल्यर नृत्य है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य युगल नृत्य है जिसमें धनी और लुगाई दोनों क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और दो अर्धवर्त घेरे बनाते हैं। कैसे घेरे बनाते हैं? अर्धवर्त घेरे बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्य होता है, इसमें एक हाथ में तलवार एक हाथ में छाता होता है। ये भी आपको याद रखना है। राम भरतपुर, खेमराज मेड़ा। अगला सवाल ये है और ये सवाल पूछा है समी वृक्ष एवं शस्त्र पूजा की जाती है। समी वृक्ष एवं शस्त्र की पूजा कब की जाती है? ये आपको बतानी है। बता दीजिए भाई। आंवला नवमी पर, दीपावली पर, अखा तीज पर या दशहरा पर? बताइए भाई। बेहतरीन सवाल है। महेंद्र, कल्पना गौतम, राज खटीक, राज भरतपुर, खेमराज मेड़ा, मंजू बिश्नोई, रमेश पटेल। बताओ भाई, आंसर बता दीजिए और वीडियो को बराबर लाइक करते रहिएगा भाई। तो हम मीणा, संजू चौधरी, वेरी गुड। प्रकाश बरवड़, तो सरजीत सिंह, द्रौपदी चंदेल, महेंद्र, वेरी गुड। दशहरा कब मनाया जाता है? तो अपने आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है, याद रखना है। दूसरा इसमें यह भी याद रखना है किसकी पूजा होती है भाई? इस दिन कहते हैं कि शस्त्रों की पूजा होती है, अस्त्र और शस्त्र की का पूजन होता है। और इसके अलावा इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। और इस दिन कहते हैं एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है लीलटास पक्षी, और लीलटास पक्षी होता है
उस लीलटास पक्षी का जो दर्शन होता है उस दर्शन को क्या माना गया है भाई, शुभ माना गया है। इसके अलावा याद रखना है इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का क्या किया था, राम ने रावण का वध किया था। राम ने किसका वध किया था, राम ने रावण का वध किया था। और ये भी याद रखना है ये त्योहार किसका है, प्रतीक है भाई, तो याद रखना बुराई पर अच्छाई का त्योहार है। सवाल पूछ ले कि बुराई पर अच्छाई का त्योहार कौन सा है, तो बुराई पर अच्छाई का जो त्योहार है वो त्योहार कौन सा है भाई, वो आपका है दशहरा। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, कोटा का दशहरा मेला। और याद रखना है भारत के अंदर दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भारत के अंदर जो दशहरा मेला है वो मैसूर, पूरे हिंदुस्तान में मैसूर कर्नाटका का जो दशहरा मेला है वो पूरे विश्व में क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है भाई। अगला सवाल है राम भरतपुर, सूरज सिंह राणा, अजय मेवाड़ा, कल्पना गौतम, महेंद्र वेरी गुड, द्रौपदी चंदेल, विजय चौधरी, एम के जाटनी। अब देखो ये इसी में से मैं अगर आपको थोड़ा सा सवाल यूं डीप में पहुंचाऊं तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले, बताओ मेरे भाई, सवाल पूछा जाता है आका तीज बांडा बीज गलवाणीरा रांधिया खींच कब मनाया जाता है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया यानी आका तीज मनाई जाती है, इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। दीपावली कब मनाई जाती है, तो कार्तिक माह की जो अमावस्या होती है, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। याद रखना इसको कहा जाता है दीपों का पर्व। और अगला सवाल याद रखना आंवला नवमी कब मनाई जाती है, तो आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी, और कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है आंवला नवमी। ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। और अगला सवाल है ये वाला, ये सवाल पूछा है मोकड़ी क्या है, बताओ भाई मोकड़ी क्या है, मोकड़ी क्या है ये आपको बताना है। विजय चौधरी, के सोनीग्रा, के सोनीग्रा, सोनीग्रा, अजय मेवाड़ा, निर्मला कटारा, अजय मेवाड़ा, बताइए। श्रवण जोगल सुवालिया, बताइए। कल्पना गौतम, द्रौपदी चंदेल, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। बताइए भाई। संजू चौधरी, कल्पना गौतम, विनोद, नितिका शर्मा, प्रकाश बरवड़, बहुत बढ़िया भाई। मोकड़ी क्या है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सवाल आंसर दिया है आप लोगों ने। मोकड़ी, हाँ मोकड़ी सबको पता है। अब आप लोगों की मोकड़ी की तैयारी करनी पड़ेगी। जो लाख की चूड़ियां होती है ना, लाख का चूड़ा, लाख का चूड़िया या लाख का चूड़ा जिसको स्थानीय भाषा में मोकड़ी कहते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जयपुर और जोधपुर की। ये लाख का जो चूड़िया होती है ना, ये लाख का एक कीड़ा होता है, उस लाख का पौधा होता है, उस कीड़े से निकलने वाले लार्वा से बनती है, याद रखना। जिस प्रकार से रेशम का एक कीड़ा होता है जिससे कपड़ा बनता है, उसी प्रकार से लाख का एक कीड़ा होता है, उसका जो लार्वा जिसको कोकुंद कहते हैं, उससे लाख की चूड़ियां बनाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है भाई। बाकी जस्ते की चूड़ियां, अब्रक की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियों वाला तो दौर चला गया, चूड़ी चमके मोतीड़ा पड़ के, ये कांच वाली चूड़ियों के बारे में कहा गया था। अगला सवाल देखो, हेलरू क्या है, हेलरू क्या है ये आपको बताना है। आभूषण, गोत्र, संस्था या प्रथा। ये सवाल अगर आपने ढंग से आंसर दे दिया तो मैं सोचूंगा कि आपकी तैयारी बेटर देन बढ़िया है। बताइए भाई। कैलाश राम, कल्पना गौतम, एम के जाटनी, अजय मेवाड़ा, प्रकाश बरवड़, बताइए भाई। कैलाश राम, बताइए भाई। मनीषा गोस्वामी, बॉम्बे मोराई कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं, शहतूत के कपड़े पौधे पर इसका पालन होता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। हिलरू क्या है ये आपको बताना है। वेरी गुड। मेजर वॉली गो, तो पवन बेड़ा, ये सब आप लोगों ने आंसर बताए हैं। हेलरू क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई।
तो आप लोग आधे जने डापा चुको, ये क्या है भाई, एक संस्था है। और ये संस्था किसके लिए कार्य कर रही है, तो गरासिया जनजाति के लिए एक संस्था कार्य कर रही है जिसका नाम है हेलरू। याद रखना है, ये याद रखना है भाई, हेलरू गरासियों की एक संस्था है, याद रखना है। कोई आभूषण, कोई गोत्र, कोई प्रथा नहीं है, यह एक संस्था है जो गरासिया जनजाति के लिए क्या कर रही है, इनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो क्या कम मारो, अगला सवाल देखो, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है। एक रस्म है कुकड़ी की रस्म, और कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है, ये आपको बताना है। सांसी, कंजर, कथोड़ी या सहरिया। अच्छा सवाल है, बताइए। आपनो मारवाड़, प्रकाश बरवड़, मंजू बिश्नोई, नितिका शर्मा, कमल कुवल, प्रकाश सुरेश कड़वासरा, अस्टोरिया टिकटॉक स्टार, बताइए भाई। राम भरतपुर, शिप्पी, सत्यवीर बाकोलिया, बताइए भाई। अच्छा सवाल है कि कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भाई जिस जनजाति में है वो जनजाति है सांसी। सांसी सर्वाधिक भरतपुर में निवास करते हैं, याद रखना है। ये जनजाति की श्रेणी में नहीं है, यह पिछड़ी हुई जाति है, याद रखना। कैसी जाति है, पिछड़ी हुई जाति है, जनजाति नहीं है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, तो पिछड़ी जाति है, ये याद रखना है। कैसी जाति है, पिछड़ी जाति है। कैसी जाति है, तो घुमक्कड़ जाति है। कैसी जाति है, घुमक्कड़, यायावर जीवन जीती है। और यहाँ पर कहते हैं कि जब लड़की की शादी होती है, शादी से पहले कहते हैं कि जो समाज के लोग होते हैं, जो पंच होते हैं, उस पंचों के सामने जो लड़की होती है, उस लड़की को बुलाया जाता है और उसके चरित्र की क्या ली जाती है भाई, परीक्षा ली जाती है कि हाँ भाई इसका पहले किसी के साथ कोई लफड़ा लोची तो नहीं चल रहा था, या फिर इसका इंस्टा आईडी या वगैरह, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, लिंक्डइन वगैरह चेक किया जाता है कि इसका चरित्र तो फूट रहा है। तो याद रखना कि चरित्र की परीक्षा ली जाती है। और किस जनजाति के अंदर ली जाती है, तो ये जनजाति है भाई अपने कौन सी, गरासिया जनजाति, सांसी जनजाति। और इसमें कौन देती है परीक्षा, तो लड़की की परीक्षा ली जाती है। लड़की होती है, उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ये याद रखना है, ठीक है भाई। और ये इसके लिए अग्नि परीक्षा होती है। कई बार कहते हैं कि जो लड़की इस चरित्र वाली परीक्षा में फेल हो जाती है, तो उसका जीवन, जो वैवाहिक जीवन होता है, वो अधूरा ही रहता है। वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, अधूरा ही रहता है। फिर उसका मन वापिक विवाह नहीं हो पाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अगला सवाल, और अगला सवाल इजी सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और ये सवाल है भाई, बताओ जोधपुर में पानी को ठंडा रखने हेतु बनाया जाने वाला बर्तन कहलाता है। गोरा या कोठा, बादला, मौन या थापड़ा, बता दीजिए भाई क्या कहलाता है। अपने जोधपुर के अंदर जो ये पानी होता है ना, इस पानी को ठंडा रखने के लिए क्या बनाया जाता है, बताइए कौन सा बर्तन बनाया जाता है। इजी सवाल है। वेरी गुड। पानी के वो ठंडा रखने के लिए जोधपुर के बादले बनाए जाते हैं, बादले। गोरा या कोठा क्या होता है, तो धान को सुरक्षित रखना, धान को सुरक्षित रखने की जो कोठी होती है उसको क्या कहा जाता है, रखने हेतु बनाया गया मिट्टी का पात्र, मिट्टी का जो पात्र होता है उसको कहते हैं। मौन किसे कहते हैं, तो अपने गांव में आपने देखा होगा कि आपकी किताबें वगैरह पुरानी हो जाती है, तो उनको गला कर क्या किया जाता है, मौन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मौन बनाया जाता है। तो मौन क्या होता है भाई, ये एक प्रकार का क्या है भाई, हस्तकला के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या किया जाता है भाई, इसको कुट्टी कला भी कहते हैं, याद रखना। ये कुट्टी कला के अंदर आता है। किताबों को गला के कूट के उसके बाद क्या बनाए जाते हैं, मौन बनाए जाते हैं। पता होगा मौन बनाया जाता है जिसमें आटा वगैरह रखा जाता है, और जिसको अपन ठाटिया कहते हैं। तो मौन को क्या कहते हैं भाई, गांव में ठाटिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अनाज वगैरह रखा जाता है। थापड़ा, और थापड़ा तो आपको पता ही होगा, गोबर से बनाए जाते हैं। थापड़े होते हैं ना, थापड़ा, गोबर जिनको कंडे कहते हैं, और या फिर जिसको थेपड़ियाँ कहते हैं। ये थापड़ा किसका बना होता है, गोबर का बना होता है, याद रखना है। वेरी गुड। कागज को गलाकर, लुगदी बनाकर और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। थापड़ा क्या होता है, गोबर के जो कंडे होते हैं ना, गोबर के कंडे, उनको थापड़ा कहा जाता है।
और इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है, थापड़ा कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है, तो देखिए थापड़ा गोबर के कंडे को कहा जाता है, और अपने पश्चिमी राजस्थान में इसको कहा जाता है थेपड़ियां। और कहते हैं यह हमारे राजस्थान के अंदर जब मौसम विपरीत होता है, बरसात का मौसम होता है, उस दौरान कहते हैं कि इसको खोला जाता है, और फिर कहते हैं कि इस थापड़ा का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, खाना वाना पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है ये सवाल पूछा है, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है। तो महाराणा प्रताप, इनको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहा जाता है, उनके लिए कौन सी पंक्ति का प्रयोग होता है, कुंभलगढ़ का वीर, कुंभलगढ़ का शेर, हल्दी घाटी का शेर या हल्दी घाटी का वीर। बता दीजिए भाई, महाराणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है। बेहतरीन सवाल है, महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाता है। बचपन का नाम इनका कीका था। बचपन का इनका क्या नाम था, बचपन का नाम इनका कीका था। इनका जन्म 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जूनी कचहरी बादल महल में हुआ था। इसके अलावा कहते हैं कि 28 फरवरी 1572 को दिन इनका राज्याभिषेक होता है। कौन सा अभिषेक होता है, 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है। और इनका राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, तो इनका राज्याभिषेक होता है भाई अपने कहाँ पर, गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी के निकट होता है। और इनके राज्याभिषेक के दौरान चला जो संघर्ष है, उस संघर्ष को क्या कहा जाता है भाई, राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी क्या बनाई थी, 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। इनके समय चावंड शैली का भी उद्भव हुआ था। और इनको क्या कहा जाता है, इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। कौन सा शेर कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सर डेली लाइव आते हैं, आप सर को देखने के लिए नहीं आते हैं, तो आप सर को देखते रहिए, आपका भविष्य संभल जाएगा। तो हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। वीर शिरोमणि कहा जाता है। कौन सा मणि कहा जाता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। याद रखना, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, ये भी याद रखना है। बाकी इनके मम्मी का नाम था भाई जयवंता बाई, इनके पापा का नाम था महाराणा उदय सिंह। भाई इनके जगमाल थे जो अकबर की शरण में चले जाते हैं। अगला सवाल है कि आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी किसे कहते हैं। तो आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी किसे कहते हैं, ये आपसे अच्छा सवाल पूछा है। और इसका आपको क्या बताना है भाई, आंसर बताना है। फटाक से आपको आंसर बता देना है, गलत नहीं बताओगे, एग्जैक्ट आंसर बताओगे। बता दीजिए भाई, वेरी गुड, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप पढ़ के देखिए, फिर आपका सवाल सही हो जाएगा। बताइए, मेवाड़ का आदिवासियों का गांधी, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। बेहतरीन सवाल है, बताइए 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 बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप राजस्थान के अंदर प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उस समय यहाँ पर आपका ये नाम आता है। और ये नाम राजस्थान में बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। तो बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाम याद है आपको, अच्छे से आपने आंसर दिया है। तो वो थे भाई हमारे राजस्थान के कौन से पांड्या, भोगीलाल पांड्या। कौन से पांड्या थे भाई, भोगीलाल पांड्या। आप लोगों ने सही बताया है, बिल्कुल भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। याद रखना है, मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल पूछा है, गोकुल भाई भट्ट क्या कहलाते हैं। तो गोकुल भाई भट्ट इनको क्या कहा जाता है, ये भी जरा आप बता दीजिए भाई। गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे। किस जिले के रहने वाले थे, सिरोही जिले के रहने वाले थे। सिरोही के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है हातल गांव। सिरोही के हातल गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई, गांधी कहा जाता है। और याद रखना,
इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इन्होंने 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल के ये क्या थे भाई, संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। और इसके अलावा याद रखना है कि ये प्रथम आम चुनाव हुए थे। उस समय कहते हैं कि पाली जालोर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए थे। बांगड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, ये भोगीलाल जी हो गए। और मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए। और राजस्थान का नेहरू तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है भाई, राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई, इनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये आपको याद रखना है भाई। आगे देखिए और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के कौन से पुत्र कहे जाते हैं। जमनालाल बजाज कौन से पुत्र कहे जाते हैं महात्मा गांधी के, ये आपको बताना है। और वीडियो को बराबर लाइक करना है, डायरेक्ट अपने को पंजे से छक्का लगाना है। बता दीजिए भाई, जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के कौन से टाबर कहलाते हैं, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, अगर आपने जमनालाल बजाज को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्या नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। बता दीजिए भाई, जमनालाल बजाज, वेरी गुड। जमनालाल बजाज जिनका जन्म सीकर के अंदर हुआ था, सीकर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इनको कहा जाता है क्रांतिकारियों का भामाशाह। क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है भाई, भामाशाह कहा जाता है। याद रखना, किसका भामाशाह, तो ये कहा जाता है भाई क्रांतिकारियों का। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ये गांधी जी के कौन से टाबर थे। तो गांधी जी के तीसरे थे, चौथे थे, पांचवे थे, छठे थे। तो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे, याद रखना। जब कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 के अंदर अधिवेशन होता है, उस समय गांधी जी से ये मिलते हैं। इसके अलावा याद रखना कि अंग्रेजों ने जब इनको राय बहादुर की उपाधि दी, तो इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया। वापस क्या कर दिया, लौटा दिया। उन्होंने कहा, जा रे, तुम मुझे राय बहादुर कहने वाले कौन होते हो, हम तो, तुम लोग तो बाहर से आए और हमें कह रहे हो कि हम आपको उपाधि दे। तो कहते हैं कि इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। क्यों लौटाया था, तो आपको पता होना चाहिए। जब असहयोग आंदोलन हुआ, उस असहयोग आंदोलन के अंदर इन्होंने खुलकर क्या लिया था, भाग लिया। और इस असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए राय बहादुर की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी। याद रखना, सवाल पूछा जाएगा कि अजमेर में चरखा संघ की स्थापना कब किसने की। तो अजमेर में 1925 में इन्होंने जिस संघ की स्थापना की थी उसका नाम था चरखा संघ। कौन सा संघ था भाई, चरखा संघ की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1927 में जयपुर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है भाई, जयपुर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये भी इनके बारे में याद रखना है। और याद रखना है, कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र चलाया था, नवजीवन। और इस नवजीवन के लिए जितना भी जो फंड लगा, पैसा लगा, उसका अरेंजमेंट किसने किया था भाई, इसका जो इसके अंदर पैसा लगा वो जमनालाल बजाज ने वहन किया था। जमनालाल बजाज ने, कहते हैं कि ये अपने आप को कहते थे गुलाम नंबर 4। कहते थे मैं गुलाम नंबर कितना हूं, 4 हूं। कहते 4 नंबर गुलाम कैसे है, तो पहले तो वो कहता भारत का, दूसरा देसी राजाओं का, तीसरा सीकर का और चौथा स्वयं का। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हिंदी हमारे ईमान की क्या है, भाषा है, याद रखना है। और 1970 के अंदर इनके ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट भी क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। अगला सवाल ये वाला है भाई, ये वाला सवाल ये हो गया गुलाम नंबर 4। तो गुलाम नंबर 4 तो जमनालाल बजाज अभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का लौह पुरुष यानी कैसा पुरुष, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ राजस्थान, गोपाल सिंह खरवा
दामोदर लाल व्यास। बता दीजिए भाई, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, जवाब देना है। राजस्थान का कौन सा पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताइए। बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवालों के आपको क्या आने चाहिए, आंसर आने चाहिए, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भाई, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक के रहने वाले थे दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ राजस्थान। आगे देखिए अगला सवाल, राजस्थान में लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है, या राजस्थान में लोक नायक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। राजस्थान में कौन से नायक, लोक नायक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। इनको कहा जाता है लक्कड़ और फक्कड़। मैं आपको हिंट दे देता हूं यहाँ पर, इनको कहा जाता है लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़ कहा जाता है। इनको कहा जाता है धुन का धनी, धुन का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। इनको सिवाना दुर्ग में कैद रखा गया था, सिवाना दुर्ग में क्या रखा गया था, कैद रखा गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इसके अलावा ये राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूप में राजस्थान के क्या रह चुके हैं भाई, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अब आपको बताना है ये कौन से व्यक्ति है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास के बारे में आपसे इससे ज्यादा पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए भाई इन्होंने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो याद रखना मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे ये। इसके अलावा इन्होंने समाचार पत्र चलाया था आगी बाण, इसके अलावा इन्होंने चलाया था पीप तरुण। राजस्थान के अंदर भी इनका क्या था भाई, योगदान था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम था लोकराज। इसके अलावा याद रखना है इन्होंने बंबई में अखंड भारत नामक समाचार पत्र का भी क्या किया था, प्रकाशन किया था। जय नारायण व्यास ने लोकनायक जननायक भी कहा जाता है। याद रखना जोधपुर जिले के रहने वाले थे खुशाल चौधरी, राधिका आहिर, सुधीर, सूरज सिंह राणा, भागीरथ मारवा, विजय चौधरी, कल्पना गौतम, मंजू बिश्नोई, विजय चौधरी, सीपी। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जय नारायण व्यास के बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। आशा और उम्मीद है कि हमारा जो सेशन चलता है वो सेशन आपको जबरदस्त लगता है। हमारे यहाँ पर सभी ऑनलाइन कोर्स है जिस पर अभी भी छूट मिल रही है। सभी कोर्स मात्र 299 में मिल रहे हैं। चाहे आप RS का लो, SI का लो, CET, वनपाल, वन रक्षक, LDC, CET, ट्रेड्समैन और अग्निवीर का लो, सभी के सभी कोर्स मात्र 299 के अंदर चल रहे हैं। अभी तक उसकी सेल है वो बढ़ा दी गई है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और कल हमारा टाइमिंग रहेगा वही यही रहेगा जो आज वाला रहा है। तो कल फिर मिलेंगे नए जोश, नए जुनून, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।